सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं कर्नल तुषार जोशी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करता हूं और अभी मैं राजकोट में एनसीसी ग्रुप में कार्यरत हूं। 2 गुजरात बटालियन एनसीसी को कमांड कर रहा हूं। ये मेरा एक अनुभव जो कि गुजरात प्रदेश से काफ़ी संबंध रखता है, ये है गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का। आपने सुना होगा 2002 सितंबर 24 तारीख को वहां पर 2 आतंकवादियों ने मंदिर में हमला किया था, जिसमें 50-60 लोगों को मार दिया गया था बेरहमी से और करीब 80 लोगों को हॉस्टेज ले लिया था। उस वक्त मैं मेजर तुषार जोशी हुआ करता था और मैं एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज में तैनात था। स्क्वाड्रन कमांडर था वहां पर 2 स्क्वाड्रन का, जो कि एक ब्लैक कैट कमांडो का एक स्क्वाड्रन होता है। उस दौरान तब मैं मानेसर हरियाणा में वहां पे पोस्टेड था। जब ये कांड हुआ उस वक्त हम लोग मानेसर में थे। मैं अपने कुछ शाम के परेड के बाद, जैसे आपके अभी ये शाम जो परेड होती है इस तरह की कुछ परेड थी हमारी, वो करके घर पहुंचा ही था। आते ही खबर मिली मेरे रेडियो सेट पे, मेरे फोन पे, तब तो मोबाइल नहीं होता था, कि इस तरह से कुछ अटैक हुआ है और आपने निकलना है। मैं अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर था। मैं जिस हालात में था उसी हालात में घर से निकला और सीधा पालम एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना हुआ। साथ में मेरी टुकड़ी जो थी वो भी अपने हमारी गाड़ियों में बैठ के एयरपोर्ट पे पहुंच गई। वहां पर हमारे लिए फौजी जो प्लेन होता है IL-76 वो तैयार था। हम उसमें बैठ के हम सीधा अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचते ही वहां पर हमारे पास हमारे लिए पुलिस की गाड़ियां आ गई थी लेने के लिए, और हम तुरंत वहां से गांधीनगर अक्षरधाम पहुंचे। और हवाई जहाज के दौरान मैंने अपने कमांडोज को ब्रीफ किया। मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि है ना, मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली है कि यहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने टीवी ऑन किया था और टीवी में मैंने देखा है कि एक अक्षरधाम मंदिर, मुझे अक्षरधाम मंदिर भी पता नहीं था तब, एक अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और वहां और हॉस्टेज ले रखे हैं, बंधक बना रखे हैं, उनको हमने छुड़ाना। ये तकरीबन शाम को 5 बजे की बात है, 24 सितंबर 2002 को। हम वहां से पहुंचे गांधीनगर, पहुंचते पहुंचते 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे। वहां पहुंचने के बाद वहां पर जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मुझे हैंडओवर कर दी गई। तब के आईजी थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया लास्ट में कहां पर उन्होंने आतंकवादियों को देखा। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा मेरे बताने के बाद, मेरी पूरी इसके बाद आपको बताऊंगा तो आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने मेरे को हैंडओवर करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर पुलिस के कई 3-4 कमांडोज शहीद हो गए हैं, और आखिरी बार जब देखा था तो 15 मिनट पहले एक वहां पे जो ऊपर के जो परिक्रमा है उधर देखे गए थे। उसके बाद 15 मिनट से कोई फायरिंग आई नहीं है। मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंज वाली बात थी कि अब मैं इतने बड़े मंदिर में ढूंढूंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था मंदिर के बारे में, मुझे सिर्फ जो ब्लोअप और जो मॉडल था उस पर बताया गया था, बाकी मुझे कोई ज्ञात नहीं। मंदिर इतना बड़ा, खूब सारे रूम्स, अब किस रूम में है ये 2 आतंकवादी, किस में घुसे हैं कुछ पता नहीं। हम लोग अंदर घुसे, मैंने अपने पूरे टीम को छोटे छोटे स्क्वाड्स, हम लोग हिट्स बोलते थे, वो हिट्स में बांटा था, पहले से बटा होता है। उनको मैंने डिप्लॉय किया। मेरे जो स्नाइपर्स थे, स्नाइपर मतलब जो दूर से जो शिश लेके मारता है, निशाना, शार्प शूटर जिसको हम अमूमन बोलते हैं, उनको मैंने डिप्लॉय किया। उनका काम 2 था। एक, कहीं दिखता है मिलिटेंट आतंकवादी टेररिस्ट को जो दिखता है तो उसको क्लियर कट, अगर दिखता है तो उसको स्नाइप करना, उसको वहीं के वहीं मार देना। पर ध्यान में रखे कि कोई उसके साथ कोलैटरल डैमेज ना हो। कोलैटरल डैमेज मतलब उसके साथ और कोई नुकसान ना हो। और दूसरा टास्क था उसका सर्विलेंस, नजर रखना। इनको मैंने मुनासिब जगह पे मैंने डिप्लॉय किया, और मेरे हिट्स बाएं से और कुछ हिट्स दाहिने से ये सर्च करना शुरू किया।
अब रूम में सर्च कैसे करें, हर रूम में तक घुसना मुश्किल था, मुश्किल नहीं मतलब पता नहीं था किस कमरे में है, तो हमें हर रूम में स्पेकुलेटिव फायर करना पड़ा, मतलब ऐसा फायर करके अंदर चेक करना पड़ा कि अगर हम फायर करेंगे तो मिलिटेंट पक्का उल्टा फायर करेगा हम पर, और इससे पता लग जाएगा कि उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक एक रूम चेक करना शुरू किया। आप अगर अक्षरधाम मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा दाहिनी तरफ एक हॉल है, ऑडिटोरियम जिसमें पिक्चर दिखाते हैं, और उसके बाजू में एक टॉयलेट है। आप अगली बार कब जाओगे तब ध्यान रखना मेरी बात, जब अंदर घुसते हैं दाहिनी तरफ के फ्लैंक में एक ऑडिटोरियम है जहां पर पिक्चर दिखाई जाती है स्वामीनारायण जी के ऊपर, उसके बाजू में एक टॉयलेट है। जब सर्च कर रहे थे तो सर्च करते करते जब वो टॉयलेट के अंदर मेरी एक फर्स्ट और सेकंड मैन की एंट्री हुई, फायर करते करते अंदर से रिटर्न रिटेलिटरी फायर आया। फायर आते ही समझ गए कि अभी इसमें है। अंदर जब उन्होंने अंदर फ्लैश बैंग डाला, फ्लैश बैंग यानी एक ग्रेनेड होता है जिससे अंदर डालते ही वो खूब लाइट करता है, जिससे आंखें धुंधली अंधकार छा जाता है, और उसी का फायदा लेकर हमारे कमांडोस मारते हैं। जब ये किया तभी मेरे रेडियो सेट पे मैसेज आया कि ये मिलिटेंट जो टॉयलेट में छुपा था वो बाहर के दरवाजे से मंदिर की बाहर की तरफ निकल गया है, क्योंकि जो बाथरूम था एक तो अंदर की तरफ से दरवाजा था, एक बाहर के दरवाजे से था, एक बाहर की तरफ दरवाजा था जो सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां से वो बाहर निकल गया था। पर बाहर मेरा कॉर्डन था, जिन्होंने कॉर्डन मतलब जो घेरा लगाता है, वो जो कॉर्डन था उन्होंने उसको पिन डाउन कर दिया था, और वहां पर बैटल लड़ाई चल रही थी उसके साथ। वो पेड़ों के उसके बाहर अब देखोगे तो वहां पर एक नर्सरी थी, वो नर्सरी के पेड़ों में आड़ में छुपा हुआ था, और वहां पर सिर्फ मंदिर के जो बाहर की लाइटें थी, ये मैं टाइम बता दूं रात के 1-2 बज रहे थे। जब मैं अपनी जो मेरी जो टीम थी, छोटी हिट थी, मेरे साथ भी 4 कमांडोज थे, हम उसको लेके मैं बाहर गया क्योंकि मेरा उस पोजीशन में रहना जरूरी था। तो उसके पास में एक छोटी सी दीवार थी, उस दीवार के पीछे मैं चला गया अपने हिट के साथ। आपने देखा होगा बाहर की तरफ, पीछे की तरफ जहां पर पुतले बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हैं, तो वो इलाका था। तो उस इलाके में मैं जाके दीवार के पीछे मैंने आड़ लिया, कवर लिया। वहां से मेरे को हमारे जवान, हमारे कमांडोज का और उस आतंकवादी का फायर, ये हमको मेरे को दिख रहा था। जब मैं उसके लाइन में आया, बिल्कुल उसके सामने आया, लेकिन दीवार के पीछे, मैंने तभी उसको स्पॉट कर लिया उसके फ्लैश के कारण। जो AK-47 फायर कर रहा था, AK-47 के फ्लैश से उसको स्पॉट कर लिया। अभी सिर्फ ये था कि बाकी इस बीच फायर करते करते मेरे एक JCO साहब, उनको गोली लगी और वो उनको इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि मिलिटेंट था, वो आतंकवादी था, उसका तो कोई दिशा नहीं, वो तो बस अंधाधुंध फायर कर रहा था, जहां पर आवाज आई वहां फायर करता जा रहा था। उसमें मेरे एक JCO साहब थे, उनको गोली लग गई, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। वो पोजीशन फिर मैंने ली और उसको ऑब्जर्व किया। मैंने बोला अभी सब, मेरे रेडियो सेट पे अपना पास किया कि अभी कोई फायर नहीं करेगा, शांत रहो। मैंने उसको स्पॉट कर लिया है, आप अपने अपने जगह पे रहो, और अगर भागने की कोशिश करता है तब मारना है, तब तक नहीं, क्योंकि मेरा इरादा था अभी इंटरवीन करने का, अंदर घुसने का, क्योंकि ऐसे वो मारेगा तो और मेरे 3-4 लोगों को ले जाएगा। तो मेरे साथ मेरा एक बड़ी था, उसका नाम था सुरजन सिंह भंडारी। आपने कई सुना होगा वो अक्षरधाम, आप तो बच्चे तब तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो स्वामी जी होंगे और बाकी के जो बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा। उसके कई 1 साल तक एक सुरजन सिंह भंडारी अक्षरधाम कमांडो अहमदाबाद हॉस्पिटल में कोमा में है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। ये वही जवान था, वो मेरे साथ मेरा बड़ी था। मैंने उसके ऊपर नजर रखा, उस मिलिटेंट के ऊपर, उसके फ्लैश के ऊपर। मेरी नजर सिर्फ फ्लैश के ऊपर थी कि उसको स्पॉट करना था। मैंने सुरजन सिंह को बोला, बेटे वो मुझे दिख गया है और अभी हमने दीवार को कूदना है। दीवार इतनी छोटी थी, 3-4 फुट की दीवार थी, और उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स, ऐसे पोल लगे थे, और इसके ऊपर लाइटें थी। मैं यहाँ पर NVD से, नाइट विजन डिवाइस से भी नहीं देख सकता था, क्योंकि वो लाइट का जब नाइट विजन डिवाइस पे पड़ता है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसको हम लोग दिख रहे थे, क्योंकि हम लोग, हमारे पीछे सिटी की लाइट्स थी,
मंदिर की लाइट्स थी, इसलिए हमारे सर उसको दिख रहे थे। तो मेरा उतना भी खतरे से खाली नहीं था, पर मारना जरूरी था। मैंने सुरजन को बोला, बेटे मैंने उसको देख लिया है, मैं स्टैंड बाय गो बोलूंगा, उसमें हम लोग ग्रेनेड फेंकेंगे, उस ग्रेनेड के ब्लास्ट के साथ हम उठेंगे और हमारे पास जो MP5 वेपन था हम उसको फायर करेंगे, जिससे उसको एक्शन रिएक्ट करने के लिए मौका ना मिले। हुआ वही, मैंने बोला स्टैंड बाय गो, हम खड़े हुए, हमने ग्रेनेड फेंका और हमने हमारे हथियार फायर किए। और उसी फायर में उसने उल्टा फायर किया। ये तो बाद में पता लगा कि वो मरते मरते फायर कर रहा था, लेकिन उसने फायर किया और उस बस्ट में मेरे सुरजन सिंह भंडारी को कि यहां पर ब्रेन स्टेम होता है या कुछ खास नस होती, उस पर लगी और वो ढक करके नीचे गिर गया। और उसी बस्ट में उसको यहां लगी और मुझे गर्दन पे लगी, यहां काट के चले गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे लगी है, क्योंकि इसे काट के गई थी। ये तो मुझे बाद में पता लगा, जब मैं सुरजन सिंह भंडारी को CPR दे रहा था, जब मैं उसको रिसस्टेशन दे रहा था, सांस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे के उसको रिवाइव कर रहा था, तब उसने जब जोर से करके ऐसे सांस ली, तुरंत मैंने रेडियो सेट पे इसको इवैक्यूएट कराया। और जब मैं उसके मुंह में सांस दे रहा था, रिसस्टेशन दे रहा था, तब मेरा उसके मुंह पर ऐसा ब्लड छलका। ये ब्लड कहां से आया मुझे समझ में ना आया। फिर जब मैंने जांचा अपने आप को, तो मेरे यहां से ब्लड उसके मुंह पे गिरा था, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा था, तो ब्लड स्पर्ट हुआ, बाहर गिरा। तब जब मुझे पता लगा कि यहां पे कटा है, तब मुझे उसके बाद दर्द होने लगा। तब तक काफी टाइम हो गया था, क्योंकि बॉडी गर्म थी, सामने दुश्मन था, तो इसमें मुझे पता नहीं लगा। लेकिन ऐसे काट के चले गया, कुछ मुंह दांत मेरे टूट गए, वो हो गया था। पर बाद में जब बॉडी ठंडी हुई, तब पता लगा कि मुझे चोट लगी है। पर मुझे कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा कुछ वीकनेस वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने अपना पटका बांधा और फिर तब तक मेरा दूसरा बडी आया और हम कूद के अंदर गए। तब तक कुछ फायर नहीं हुआ। तब जाके देखा तो वो मरा पड़ा था। हो सकता है वो मरते मरते उसने जो फायर किया और मेरा नुकसान कर गया। अभी था तो एक ही मरा था, अब दूसरा कहां है? दूसरा ढूंढना और मुश्किल हो गया, क्योंकि यह भी खबर मिली थी कि करीब 80 लोगों को उसने बंधक लिया है। वो कहां लिया है? पर जब इनिशियल में जो सर्च हम कर रहे थे, तब वहां के हिट ने मेरे को मैसेज दिया कि साहब यहां पर इस ऑडिटोरियम से कुछ औरतों की और बच्चों की अंदर से रोने की आवाज आ रही है। तब मुझे लगा कि ये हो ना हो, ये वहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के कमरे तो हमने सर्च कर लिए थे। मेरी टीम उस कमरे को कॉर्डन कर लिया, एक बाहर का कॉर्डन लगा था, क्लोज इन हो गए, पास में पहुंचे। मेरे स्नाइपर्स जो मैंने शुरू में बताया, जो सर्वेलेंस कर रहे थे, उनको मैंने थोड़ा सा रीएडजस्ट किया और उनको बोला कि उस दरवाजे पे नजर रखो, कोई खबर कुछ होता है तो। क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं आड़ में था। तो वहां से ऊपर जहां स्नाइपर लगाया था, वहां से वो सर्वेलेंस कर रहे थे। इतने देर में मैंने सबको बता दिया कि अभी इसके साथ उस टेररिस्ट को बाहर कैसे निकालें, ये एक जरूरी था। ये जरूरी था कि अगर नॉर्मल अमूमन हमारी जो ड्रिल होती है, हमारा जो तरीका होता है कि दरवाजा में ब्लास्ट किया और अंदर गए और मारा, ये हम यहां पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंदर सिविलियन बंधक थे। हमारे इस कार्रवाई के कारण हम कोई नुकसान न पहुंचाए, ये एक टेंशन था। ये एक खास मतलब बहुत ही जरूरी था कि हम सिर्फ टेररिस्ट को ही मारे, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो ये दिमाग में रखते हुए मुझे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ा। उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑप्स, साई ऑप्स, उसके मन से खेलना। मैंने सारे जितने फायरिंग अभी तक चल रही थी, सब मैंने बंद करवा दी। मैंने कह दिया अभी कोई फायर नहीं होगा, शांत बिल्कुल। मैंने रेडियो सेट पे पास कर दिया, सब शांत रहो, और ऐसा होना चाहिए कि कोई आवाज ही नहीं आए, कुछ भी ना आए। और इतनी देर में मैं और मेरा जो दूसरा बडी आ गया था सुरजन सिंह के बदले में, हम लोग ऊपर गए। वहां से एक सीढ़ी थी, एक जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो ऐसी क्रेन होती है, ऐसी सीढ़ी जो ऐसे ऐसे लंबी होती है, तो उस पे चढ़ के हम लोग छत पे गए। छत पे जाने के बाद वहां पर हमने अपनी इक्विपमेंट बांधा। एक एप्सिलिंग करके एक इक्विपमेंट होता है जो ऊंचे बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और जो कंट्रोल करके उतरते हैं, कंट्रोल डिसेंडर, जिसमें हम दबाते हैं तो हमारे बॉडी वेट से हम नीचे आते हैं, और हैंड फ्री, और छोड़ दो तो लटक जाते हैं। तो ये हैंड फ्री होता है, इसको कहते हैं एप्सिलिंग। एप्सिलिंग का इक्विपमेंट बांधा और हम दोनों नीचे उतरे।
आप थोड़ा सा ध्यान अपने अक्षरधाम मंदिर की तरफ ले जाएं और जहां पर वो ऑडिटोरियम था उसके ऊपर की जो छत है वो ऊपर के कॉरिडोर कॉरिडोर बनता है। तो उस छत तक, ये हॉल नंबर 5 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉल नंबर 5 है। आप जब भी जाओगे अगली बार ध्यान रखना। तो उस हॉल के उस दरवाजे के सामने ऊपर वाले छत के ऊपर हम दोनों खड़े हो गए, ऐसे टिक गए। अभी बात यही हुआ, हम वहां लटकते रहे। मेरा प्लान था कि अगर वो दरवाजा, क्योंकि था वो एक ही दरवाजा, बाहर आना था तो उसी से ही, और उस दरवाजे को मेरे स्नाइपर ने कवर कर रखा था और मेरे हिट्स ने भी कवर कर रखा था। पर स्नाइपर को मैंने हुक्म दिया था कि अगर वो अकेला क्लियर दिखता है तो मारना। हम करीब 10, 15, 20 मिनट हम लोग लटके रहे। ऐसा हार्नेस बनता है, पूरा बनने के बाद ऐसे हम लटके रहे पकड़कर। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट बाद मेरे सर्वेलेंस का मैसेज आया कि साहब वो दरवाजे से बाहर आए हैं, 2 लोग हैं, एक के हाथ में हथियार है, उसने लाल टी शर्ट पहना हुआ है, आपके बाएं हैं, आप उतरोगे तो आपके बाएं होगा, दाहिनी तरफ एक लेडी है। वो एक लेडी को बाहर लेके आया था, एक महिला को बाहर लेके आया था, ये चेक करने के लिए इतना बाहर शांत कैसा हो गया, आवाज बंद कैसे हो गई, क्योंकि वो भी इंक्विजिटिव था कि क्या हो गया बाहर कुछ शांत। अभी तक तो इतने धूम धड़ाका हो रहा था, गोलीबारी हो रही थी, अभी एकदम शांत कैसा हो गया। तो वो देखने के लिए वो दरवाजा खोल के वो बाहर आया। और वो कॉरिडोर की चौड़ाई कितनी होगी, इतनी, एक 4 मीटर 5 मीटर बस। मैं उसके मेरा प्लान था उसके सामने उतरकर उसको मारने का। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे साथ जो था उसका नाम था दुर्गा, मैंने उसको बोला, दुर्गा तेरे को डर तो नहीं लग रहा है? तो बोला, साहब आप हो मेरे साथ, मुझे डर किस बात का। और वहीं बैठे बैठे हम लोग गप्पे लगा रहे हैं। क्या गप्पे लगा रहे हैं? मैं उस वक्त ये हालात थी जो अभी हमारे जो डॉक्टर विक्रम एक्स डीजीपी जो बता के गए कि लड़ाई के पहले गोली तैयार रहती है, अगर तुम्हारी नाम पे गोली बनी नहीं है तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता। यही बात थी। मैंने दुर्गा को बोला, बेटे अभी हम उतर रहे हैं, डरना मत। नहीं साहब आप हो मेरे साथ, मुझे डर नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैं इंसान हूं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ने यह बताया कि डर के आगे भी जीत है। डरते, उस डर को ओवरकम करना यह जरूरी था। और मैं एज ए लीडर, एज ए टास्क फोर्स कमांडर, मेरे चेहरे पर यह डर दिखना नहीं चाहिए था। अगर मेरे चेहरे पर डर दिखता, अगर मैं पीछे हट जाता तो मेरे ट्रूप्स कमजोर पड़ गए होते। तो यह मेरे लिए था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर था क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरी एक छोटी 1.5 साल की बेटी थी। वहां पर सारी कहानियां मेरे दिमाग में घूमने लगी कि मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये दिमाग में चलता रहा। लेकिन मैंने ये सब दिमाग से हटाया और मैंने दुर्गा को बोला, बेटे वहीं लटके लटके हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमको उसका इंतजार करना था। मैंने बोला, उस वक्त ना मैं सिगरेट पीता था, तब यंग था, कभी सिगरेट विगरेट पीता था। तो मैंने उसको बोला, बेटे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेम साहब को मत बताना कि मैं सिगरेट पीता था। उसको भी इस तरह से लगा कि साहब ऐसे क्यों बात कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं वो बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने में स्नाइपर का मैसेज आया, साहब वो बाहर आ गया फिर से, और सेम वही पोजीशन है, लेकिन अभी एक आदमी को बाहर लेके आया है। मैंने बोला, दुर्गा बेटे अब चलो। मैंने स्टैंड बाय गो बोला हम, और उसको सिंगल शॉट पे रखा, वेपन को सिंगल शॉट पे रखा। बर्स्ट, सिंगल शॉट मोड होता है, एक बर्स्ट मोड होता है। बर्स्ट पे करेंगे तो कई गोलियां जाती है, उसमें कोलैटरल साथ वाला मरने का खतरा, इसलिए सिंगल शॉट मारा। अब दिमाग में यह था कि अगर मैं पहले मारूंगा तो मैं जीऊंगा, अगर उसने पहले मारेगा तो वो जिएगा। इसी मैंने बोला स्टैंड बाय गो बोला, और हम सीधा उसके सामने, मतलब 5 मीटर जहां पर ये कैमरा वाला है, बस उसी वहां होगा, मैं यहां था, उसके सामने उतरा। उतरते एक गोली फायर, फिर गोली बीचों बीच, और वो ढाब नीचे। और उस वक्त जब मैंने उसको मारा मुझे पता नहीं लगा, मतलब, और जो मेरे पैर तब भी लटपट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सीन अभी मैं देख रहा हूं याद आता है तो मेरे को एकदम वो।
और जैसे ही वो गिरा, मेरे बाकी के ट्रूप्स आए और उसकी बॉडी पकड़ के खींचा। वो तहीं के ऑन द स्पॉट मरा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उसका। वो ऑन द स्पॉट उसको बाहर साइड में खींचा और वो लेडी को लेके आए। फिर अंदर दरवाजा खोल के अंदर गए तो अंदर 70-80 लोग, महिलाएं, बच्चे, छोटे बच्चे, और कितने करीब 5-6-8 घंटे से अंदर बंदे थे। छोटे छोटे बेबीज, दूध पीने वाले बच्चे, माताएं, मतलब वहां पे गंदगी हो चुकी थी, बूढ़े, मतलब इतना गंदा कर रखा। तो बेचारे करे तो क्या, वो हालात भी ऐसे थे। उन सबको हमने बाहर निकाला, बाहर तुरंत। ये सब तब हुआ जब ये मैंने अपना कपड़ा बांध रखा था और लकीली मेरे को इतना कुछ हो नहीं रहा था। ये ऊपर वाले की मेहरबानी कि मेरे को उतनी ताकत थी आखिर तक। ये सब गया, फिर उनको हमने बाहर निकाला। फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद हमको 4 मैगजीन्स मिले जिसमें एम्यूनिशन फुल था, कुछ ग्रेनेड मिले, उनके खाने पीने का सामान, काजू, चॉकलेट्स, ये सब पड़े थे उनके बैग में। और जब ये दोनों बॉडीज को हमने, दोनों मिलिटेंट को रगड़ते हुए, खींचते हुए बाहर लेके आए, बाहर सारी पब्लिक खड़ी थी। क्योंकि और अभी प्रॉब्लम ये था कि अभी बाहर लेके जाऊंगा तो पब्लिक तो और मार देगी, उनको मरे को भी और मारेगी, इसलिए हम वो नहीं चाहते थे। इसलिए वहीं हम रगड़ते हुए उसको लेके आए। उसके पैर में रस्सी बांध के खींच के निकाला। ये हम कुछ भी हो, उसका अपमान नहीं, शव का हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर ये हमारे सिखलाई में है कि जब ऐसा टेररिस्ट वगैरह होता है उसके पैर में बांध के खींचो, क्योंकि उसके शरीर पे भी ग्रेनेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी पिन निकली होती है और वो मरते मरते भी लोगों को मार सकता है। तो ये हमने तरीका अपनाया था उसकी बॉडी को निकालने का। उसके बाद हमने उसको, फिर इतना सब सामान मिला, उनके पास चॉकलेट्स, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब थे। उनकी इच्छा थी कि वो और हॉस्टेज लेते रहे, हॉस्टेज लेके रहे, और 2-3 दिन का प्रोग्राम था उनका, ऐसा लग रहा था। ये होने के बाद उस वक्त मैं एक जगह जाके बैठा और फिर वो आया, दुर्गा आया, साहब क्या हो गया? बोला कुछ नहीं, मेरे को थोड़ी चक्कर आ रही है। तब देखा मेरे इधर, इस दाहिनी साइड में इधर ऐसा बल्ज आ गया, ऐसा फूल गया। फिर जब ऐसा दबाया तो ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ब्लीडिंग हुई है। तो बाहर कई डॉक्टर आ गए थे, कई मेडिकल, यही खासियत है गुजरात की, ऐसा कुछ हुआ तो सारे के सारे मदद के लिए पहुंच गए। जितने डॉक्टर थे सबने अपने स्टॉल लगा दिए थे, सारे स्टॉल लगा दिए। मेरे को तुरंत वहां से बाहर लेके गए, एक सर्जन थे, उन्होंने जस्ट देखा, उन्होंने फिर वो क्या ने बोला इंटरनल ब्लीडिंग है, और फिर करके मेरे को अहमदाबाद हॉस्पिटल में इवैक्यूएट किया। वहां जाके जो ब्लड फ्लश आउट कर सकते थे, जो भी किया उन्होंने, मेरे को डॉक्टर भूने पर जो कुछ मेरे ऊपर एडमिनिस्टर किया, और वो उसके बाद कुछ नहीं, मैं वहाँ पे मीडिया वाले पहुँच गए तो, पर मैं उस हालात में था नहीं बोलने के, पर वहाँ से मुझे प्लेन में मेरे को इवैक्यूएट कर दिया गया दिल्ली के हमारे रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में। तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेशन हुआ। अभी ये पूरी जो कहानी मैंने जो बताई आपको, ये कहानी तो क्या मतलब मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जब हमने उनके सामान को टटोला, ये तो खैर मुझे बाद में पता लगा, पर जब हमने सामान देखा उसमें कई ऐसी चीजें, एक लेटर मिला उर्दू में लिखा हुआ, वो हमने पढ़वाया, तो उसमें पता लगा कि ये उन्होंने गोधरा का रिवेंज लेने के लिए किया था, क्योंकि गोधरा का करीब मार्च अप्रैल में कुछ हुआ था और ये सितंबर में हुआ था, उसी साल 2002 में। तो इस तरह से मुझे वो ऑपरेशन करने का मौका मिला, और इसके लिए मेरे जो कमांडो जो थे उसको, सुरजन सिंह भंडारी को, उसको कीर्ति चक्र मिला, और मैं और मेरा एक और साथी था, हम लोगों को दोनों को सेना मेडल मिला। मेरे को एक चीज कहना है कि हमारे हिंदुस्तान की फौज के जो अफसर, जवान, जेसीओस जो है, ये बहादुर है। ये बाहर से तो दिखता ही है, लेकिन मैं अंदर रहकर मैं बता सकता हूं, कभी अपनी ड्यूटी और कहीं इसके लिए आपने कभी उनको आनाकानी करते हुए कभी नहीं देखा होगा, पीस टाइम हो, फील्ड में हो, कुछ भी। और कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो फौज, जो जवान है, ये मुझे मौका मिला था ये ऑपरेशन करने का, और मैं उसमें जिंदा तुम्हारे सामने मेरी एक कहानी बताने के लिए मैं जीवित हूं, लेकिन कई लोग नहीं होते। तो
और हमारे में जो काबिलियत है वो इतनी परिपूर्ण है, इतनी है कि उनको जब भी मौका मिले वो पक्का उसको पूरा करेंगे। मुझे मौका मिला इसलिए मैंने किया, मैंने कि मैं एक बहादुर था या मैं एक फन्ने खाऊं हिंदुस्तान आर्मी में, नहीं। देखा होगा कितने लोग हैं कारगिल की लड़ाई में, देखो कितने मेरे हमारे अफसर शहीद हुए, जवान शहीद हुए, तो वो सब हमारे देश के काम आए। ऐसी कई हजारों हमारे पास ऐसे लोग हैं, सिर्फ मुझे मौका मिला और मैं आपके सामने बताने